अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और सबसे पहले बड़ी खबर यह है कि रिलीफ नहीं मिलेगा आवाम को। अगर कोई उम्मीद जागी थी आवाम के दिलों में, कहीं पे किसी कोने में अगर कोई उम्मीद की रमक भी नजर आई थी तो प्लीज उसको खत्म कर दीजिए, क्योंकि फौरी इलेक्शन भी नहीं होंगे और फौरी रिलीफ भी नहीं मिलेगी। और अगर फौरी इलेक्शन नहीं होते तो ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार में होगा कि इसको कलअदम करार दिया जाए या नहीं, ये देखना बाकी है। लेकिन साथ साथ मामला इस तरह बढ़ रहे हैं आगे कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब के जो कमेंट्स हैं वो बड़े वाज़ेह तौर पर सामने आए हैं। और हाईलाइट यही थी कि उन्होंने कहा कि अल्लाह की शान है कि उन्होंने हमें एक दिमाग और दो आंखें दी हैं। उसके बाद उन्होंने कहा बार बार इस्तफसार किया गया, हमने बार बार इलेक्शन कमीशन से पूछा जब पंजाब के इंतखाबात का मामला था कि आपको अगर फंड्स और सिक्योरिटी फराहम कर दी जाए तो क्या पर इलेक्शन करा देंगे। उस वक्त पे एक वेग सा रिस्पॉन्स था और उसके बाद 14 मई के फैसले पर अमल दरामद नहीं हुआ। अभी भी कहा जा रहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि बिजली के बिल जो हैं वो बहुत बढ़ गए हैं और ये भी कह दिया गया है कि जजेस के हवाले से जो बात हो रही है कि साबिक जजेस को कोई बिजली फराहम की जाती है, मुफ्त बिजली, और अगर कोई हमारी फौज है तो वो कोई एक यूनिट भी इस्तेमाल नहीं करती। अब आया कि वो बिजली कहाँ से इस्तेमाल करते हैं जो उनके पास आती है। अगर कोई उनके पास ऐसी कोई वसाइल मौजूद हैं तो वो हमसे भी शेयर कर लें, लेकिन ये बात तो तय है कि वो हमारी बिजली इस्तेमाल नहीं करते। तो हमारी बिजली जो है वो जो मुआहदे हैं APPs के, उसके हवाले से ख़त्म हो जाते हैं। साथ साथ हमारा जो बार बार ये मामला आता है कि बिजली चोरी होती है, लेकिन देखिए ना, बिजली चोरी होती है, आंखों के सामने होती है, आपको पता होता है कौन कर रहा होता है, लेकिन आप रोक नहीं पाते। लेकिन इन एनी केस हमारे बिजली के जो बिल हैं वो हमें अदा करने पड़ेंगे। और ये भी कह दिया गया ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी महंगाई भी नहीं है कि पहिया जाम हो जाए। पहिया जाम ना सही, क्या फिर ये हो सकता है कि लॉन्ग मार्च हो जाए जैसे जमात इस्लामी कह रही है। और साथ साथ इस पर भी जरा नजरसानी कर लीजिए कि जो एक दो मीटिंग्स, अर्जेंट मीटिंग्स बुलाई गई थी, इमरजेंसी बुनियादों पर बातें हो रही थी, तजावीज पर जेर गौर थी, उस वक्त क्यों ना याद आया कि रिलीफ नहीं दिया जा सकता और IMF के मुआहदा हमें ये बात करने से रोकता है और हम नहीं आपको रिलीफ दे सकेंगे। ये उम्मीद क्यों जगाई आपने, वो भी ना करते। लेकिन नहीं केस हमें ये देखना पड़ेगा मामला आगे कैसे पड़ते हैं। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम इंसाफ के दौरे मयार की बात करते हैं तो एक दौरा मयार ये भी है कहीं ना कहीं इंसाफ इस मुल्क में हो रहा है। और वो कहाँ हो रहा है? वो जड़ावाला में हुआ है। जो हमने देखा था माइनॉरिटीज पर अटैक हुआ, जिस तरह से एक पूरी साजिश के तौर पर कुरान की बेहुरमती का इल्जाम किसी पर लगाया गया, फिर एक फसाद हुआ, उसके बाद आपके उलमा बिरादरी वहां गई, आपके उलमा काउंसिल्स ने वहां से खिताब किया, आपके जो वजीर मजहबी उमूर है वो वहां गए। फिर हमने देखा कि पंजाब के वजीर आला जो निगरां हैं मोहसिन नकवी साहब बड़े एक्टिव रहे, तमाम मामलात को देखते रहे, इस पर बात होती रही, बहुत अरसे तक बात होती रही। जस्टिस काजी फायजी साहब वहां तशरीफ ले गए और लेकिन क्या वहां इंसाफ हो गया है? हमारी इतलात हैं कि बिल्कुल हो गया है। इस पर मजीद बात करेंगे। सबसे पहले अच्छी खबर के साथ, कहां इंसाफ हुआ है इस मुल्क में, जरा वहां देख लेते हैं, क्योंकि इंसाफ जहां नहीं हो रहा वहां तो हम रोज ही देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जी SSP ऑपरेशन है फैसलाबाद के डॉक्टर रिजवान साहब। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रिजवान साहब। जरा फरमा दीजिएगा कि कोई 400 से जायद आप लोगों ने लोग पकड़े थे, मुलव्विस थे, जो CCTV कैमरास की जो फुटेज थी उसके हवाले से, फिर जो लोग पकड़े गए, फिर उनके ऊपर कार्रवाई हुई, फिर चर्चेस की तामीर वापस, ये किस तरह से आपने मामला सॉर्ट किए ताकि पाकिस्तान में और भी लोग सुने और शायद इंसाफ के तकाजे पूरे करें? जी बहुत शुक्रिया आपका पहले मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। ये जो सानिया 16 अक्टूबर हुआ उसके अंदर बड़ी दर्दनाक चीज़ जो सामने आई, पहले कुरान पाक जो की बेहुरमती और उसके बाद होने वाला रिएक्शन जिसके अंदर जो है वो 23 से ज़्यादा चर्च जला दिए गए और 85 से ज़्यादा घरों को नजर आतिश कर दिया गया या उनको नुकसान पहुँचा। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो बड़ा ही बुरा और सख्त दिन था लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया गया पहले दिन। उसके बाद जो है वो कोई 22 एक FIR जो है वो जलाओ घराव की दी गई और जो सबसे पहली FIR थी जो कुरान पाक की बेहुरमती की थी वो रजिस्टर की गई। अल्लाह ताला की तरफ से ये बड़ा करम हुआ कि इस वक्त रिस्पांस जो था वो सब तमाम पंजाब गवर्नमेंट का, राइट फ्रॉम दी CM पंजाब टू IG पंजाब, बड़ा ही एब्रप्ट था, बड़ा ही जो है उसको कह लें कि आपको रैपिड था। लोग खुद वहाँ पहुँच गए, IG पंजाब उसी दिन वहाँ पे पहुँचे हुए थे, CM साहब अगले दिन वहाँ पहुँचे हुए थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस की सारी इंतज़ामिया जो है वो उसने बहुत ही तनदही से सारा काम किया। ये पहले पर्चे का मैं जिक्र करूंगा जो कि कुरान पाक की बेहुरमती से ताल्लुक़ रखता है, उसके तमाम मुजरिमान जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं। और ये कामयाबी इस वजह से हुई कि टीम्स ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। ये इतने बड़े उसके अंदर ये, जबकि हम लॉ एंड ऑर्डर डील कर रहे थे, चर्चेस के जलने वाला मामला डील कर रहे थे, एहतजाज हो रहा था, गम गुस्सा मौजूद था दोनों साइड के ऊपर, ये काफ़ी मुश्किल काम था, लेकिन ये काम हुआ। इसके साथ जो जलाओ घराव का और जो चर्चेस को जलाने का जो एक मतलब पाकिस्तान की बदनामी का बाइस बना,
उस सिलसिले के अंदर जो है वो तकरीबन 230 से ज़्यादा मुल्ज़िमान अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उसमें CCTV फुटेज का उसमें काफ़ी उससे सहारा लिया गया, जो वीडियो कैमरे के अंदर मोबाइल्स के अंदर वीडियोस बनी हुई थी वो उसका सहारा लिया गया, जियो फेंसिंग की गई और जो तकनीकी आलात थे उसके मदद से उनको गिरफ्तार किया गया। ये तो थी पुलिस के साइड की बात, लेकिन असल जो उसमें जो इशू था वो था जो कशीदगी था उसका था। एक तरफ मुसलमान इस बात से बड़े नाला थे, एक तो कुरान पाक जो है वो नजर आतिश कर दिया गया है और उसको जो है उसकी बेहरमती की गई है और उसके बाद जो है वो लोग हमारे पकड़े जा रहे हैं। दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर इतने बड़े सानिये से के इतने चर्च जला दिए गए, इतने घरों पर अटैक किया गया, वो गम गुस्सा मौजूद था। उसको कम करने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने, पुलिस ने ना सिर्फ सिक्योरिटी प्रोवाइड की बल्कि रेगुलर विजिट IG के, रेगुलर विजिट CM साहब के, रेगुलर विजिट जो हैं वो RPO फैसलाबाद के, CPO फैसलाबाद के वहाँ पे होते रहे। सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 24/7 हर चर्च जो मौजूद था वहाँ पे लोग लगे रहे। रिहेबिलिटेशन कैंप्स लगाए गए, उनको खाना फराहम किया गया, उनको लुक आफ्टर किया गया। दानिश स्कूल के अंदर वो तमाम फैमिलीज़ जो अपने घरों से बेघर हो गई थी उनको लेके आया गया, वहाँ पे उनको खाना और तमाम चीज़ें प्रोवाइड की गई और फिर ये बात को इंश्योर किया गया कि उनके चेक्स उनको मिलें और वो अपने घरों के अंदर जो है वो दोबारा जाकर रिहेबिलिटेट हों और वहाँ पे सिक्योरिटी फराहम। अच्छा, एक डॉक्टर रिजवान साहब, सॉरी आपने बड़े तफसीलन बताया, मैं जरा एक बात की निशानदेही चाहूंगी। ये जो हमला करने में मुलव्वस हैं अफराद और जिन्होंने तौहीन कुरान पाक की, क्या ये दोनों एक ही थे या अलग अलग गिरोह थे? जी ये दोनों अलग अलग गिरोह थे और इन दोनों गिरोह को जो है वो अलग अलग पकड़ा गया और जिसने कुरान पाक की बेहरमती जैसा जुर्म किया था उसके अंदर जो ताने बाने थे वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के बन रहे थे कि जिसके अंदर जो है वो हर तरह की इन्वेस्टिगेशन और समझने की आपको कि उसकी ज़रूरत थी कि किसी तरीके से सारे मामले को खोला जाए। तो बड़ा ये पेचीदा मामला था। जिस ग्रोह ने कुरान पाक की बेहरमती की थी वो पूरा ग्रुप जो है वो पूरा पकड़ा गया है, उसके सारे मुल्ज़िमान जो है वो ज़ेर हिरासत हैं और जिन्होंने इस रिएक्शन के अंदर ये सारा मुसलमान है या क्रिश्चियन है किया। जी जो कुरान पाक की बेहरमती के अंदर लोग मुलव्वस थे वो लोग जो थे वो तो क्रिश्चियंस थे और जो जलाओ घराव के अंदर थे वो यकीनन मुसलमान थे, लेकिन जो इसके अंदर एलिमेंट है वो एलिमेंट ये बात यहाँ पे उजागर करने की ज़रूरत है कि वो क्रिश्चियन कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले वो लोग नहीं थे जो किसी मजहबी शिद्दत पसंदी की वजह से उन्होंने काम किया हो, बल्कि इसके अंदर कोई साजिश शामिल थी और उनकी अपनी जो उनकी एक पर्सनल इश्यूज थे वो शामिल थे। इसमें कुरान पाक की बेहरमती से ज़्यादा अपने दूसरे से स्कोर सेटल करना शामिल था, बजाय इसके कि कुरान पाक की बेहरमती करना जो है मकसूद हो। अच्छा, अब आप क्या समझते हैं कि चर्चेस रीबिल्ड हो गए हैं, मामला सॉर्टेड हैं, जिनको कैफर किरदार तक पहुंचाना था उनको हिरासत में ले लिया गया है, अब अमन ही अमन है, चैन ही चैन है? नहीं, अमन चैन और चैन जो है वो अभी नहीं हुआ है। अभी इस सारे सिचुएशन के अंदर जो है वो री इंटीग्रेशन का प्रोसेस शामिल है। पंजाब पुलिस की तरफ से जो है वो मीसाक सेंटर्स खोल दिए गए हैं। हमारी जो मसीही भाई हैं उनके लिए कंप्लेंट सेंटर्स, कंप्लेंट सेल्स खोल दिए गए हैं। मुसलमान कम्युनिटी के लिए को बताया गया है तमाम को कि जी वो सारे मुजरिमान जिन्होंने ये बेहरमती की थी वो पकड़े गए और उनके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बिल्ड किया जा रहा है जिसके ज़रिए उनको वो सज़ा दिलवाई जाएगी जो जिसके मुस्तहिक हैं। और मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से ही इस बात का एहसास बताया जा रहा है, चर्चेस में जाया जा रहा है, कम्युनिटीज़ में जाया जा रहा है और ये वहाँ पे जाके मुसलमान ये उनको सारे मसीही भाइयों को बता रहे हैं कि ये जो वाक़या सानी इसके अंदर मुसलमान जिन लोगों ने ये किया वो सही मुसलमान नहीं थे। हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक, हम कुरान पाक की तालीमात के मुताबिक जो है वो जो है वो हमारे ज़िम्मे है उनकी हिफाजत, तो हम जो है वो उससे हिफाजत करेंगे। ठीक है, मल्टी टियर प्रोसेस है, पहले लोगों को आइडेंटिफाई करना, फिर उनको हिरासत में लेना, फिर उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करना और उसके बाद इसमें री इंटीग्रेशन के वाले मामला। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर रिजवान साहब। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हों, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस के लिए स्पेशल प्रोसीडिंग्स की ज़रूरत होती है, शायद स्पेशल कोर्ट्स की ज़रूरत नहीं होती, चाहे आर्मी एक्ट हो या ना हो। अगर इंसाफ दिलाना है तो आई एम श्योर ये सिविलियन इदारे भी बखूबी अगर वो चाहें तो। ये जड़ा वाला एक फाइन एग्जाम्पल है। अब इलेक्शंस का मामला
मामला है जी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद। कभी हम बिजली में लोड शेडिंग के मसले पर रोते हैं, कभी हम बढ़ते हुए बिलों को देखते हैं, फिर कभी हम अपनी हुकूमत को उम्मीद से देखते हैं, फिर हमारी हुकूमतें चली जाती हैं, फिर हम निगरां हुकूमत को उम्मीद से देखते हैं, फिर हमारी उम्मीदें जगाते हैं, वो फिर 2 इमरजेंसी मीटिंग्स करते हैं, अर्जेंसी नजर आती है, मामलात में तजावीज़ों पर गौर होता है, ये भी बात होती है कि IMF से बात की जाएगी, कुछ हमें हल भी बताया जाता है, फिर हमें बता दिया जाता है कि नहीं जी फौरी रिलीफ मुमकिन नहीं, अपने अपने बिल अदा कीजिए। तो ये एक मामला तो ये है। दूसरा मामला के इंतखाबात भी शायद फौरी नहीं मिलेंगे, 90 दिन में नहीं मिलेंगे, चाहे सुप्रीम कोर्ट कहे, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन कमीशन को कहे, चाहे जमात इस्लामी कोर्ट चली जाए, लेकिन इंतखाबात क्या किस वक्त होंगे और इस साल होंगे नहीं होंगे, और 90 दिन का ये जो टाइम फ्रेम है ये हमारे लिए थोड़ा सा जिंक्स्ड भी है। लेकिन इस पर मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है शैला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। बहुत शुक्रिया आपका शैला रजा साहबा। जरा ये फरमा दीजिएगा शैला साहबा कि एक वाज़ेह तौर पर पहले नजर आ रहा था कि तमाम फरीकैन जो हैं वो एक पेज पर हैं, चाहे वो PTI को के चेयरमैन को अरेस्ट करवाना हो, कोई तोशाखाना रेफरेंस दायर करनी हो, कोई साइफर का मामला हो, और फिर हमने 9 मई के तनसीबात पर हमारे जो हमले हुए उनके ऊपर मामलात हों। ऐसा लगता था जैसे कोई एक तेज़ी से नजर आई है, फिर हर चीज़ थोड़ी हॉल्ट हो गई, फिर अब हमें नजर आता है कि अदालत जो है वो अटक जेल के अंदर भी लग जाती है, उनके सिक्योरिटी थ्रेट्स अब हम तक बड़ा वाज़ेह तौर पर पहुँच रहे हैं। अब बाल्टियों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनकी जो कोर्ट में उनको जाना नहीं है, कोर्ट उनके पास चला जाता है। अब ये एक अजीब मयार है। साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वाले मामलात में भी आज अपना मौक़िफ़ दिया है और 90 दिन में इलेक्शंस का इनेकाद करने का हुक्म भी दे दिया है। लेकिन ये हुक्म लगता है 14 मई वाला ही हुक्म होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हल्का बंदियों पर एक रजामंदी जाहिर की थी, क्या वो गले पड़ गई है? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए इतनी लंबी बात हो गई। सबसे पहले मैं तो पीपल्स पार्टी की हल्कामंदियों पे जो रजामंदी है उस पे आ जाती हूँ। असल में लोग जो है ना वो बात को बहुत गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। ख़ासतौर पे जब भी मैं राना सनाउल्लाह का बयान देखती हूँ तो उसमें बड़ा अधूरापन है। देखिए हल्काबंदियाँ जब CCI में पेश की गई तो एक तो उसमें ब्लॉक का रिज़ल्ट नहीं था, ब्लॉक्स का रिजल्ट नहीं था। जितनी फिगर थी वो तसल्ली बख्श थी और उन फिगर से सूबाई नशिस्तें जो थीं उसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही थी। ठीक है, सूबाई नशिस्तों में कोई तब्दीली नहीं आ रही थी सेंसस के रिजल्ट से जो पॉपुलेशन का एक नंबर आया था। अब आइन का आर्टिकल 51 का सब आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर हल्का बंदियों के बाद जो पॉपुलेशन का चेंज आए और उससे जो नेशनल की जो तब्दीलियां हैं वो सूबाई नशिस्तों के ज़रिए की जाएंगी। अब सूबाई सतह पे जब कोई तब्दीली ही नहीं आई तो आप मुझे बताएं कि हल्का बंदियां कैसे होंगी जब सूबाई सतह पे वोट तो बढ़ते रहते हैं। हर इलेक्शन में घराना नंबर भी चेंज होते हैं, बहुत से लोग 18 साल के हो जाते हैं, बहुत से लोग मर जाते हैं। तो इसमें कोई इतनी तब्दीली नहीं आई है कि सूबाई नशिस्तों पर कोई तब्दीली आए। तो जब हमारा आइन ये साफ साफ कह रहा है तो फिर तो डिलिमिटेशन की लिखा ही नहीं है उसमें कहीं कि डिलिमिटेशन की जाए। हाँ, जो इलेक्शन एक्ट है 2017 का, उसका जो आर्टिकल 17 का सब आर्टिकल 2 है वो ये कहता है कि डिलिमिटेशन के बाद हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। लेकिन ये जो इलेक्शन एक्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को सुपरसीड नहीं कर सकता, क्योंकि जब भी आप एक्ट बनाते हैं विद द सब्जेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। जब चेंज ही नहीं आ रही सूबाई नशिस्तों में तो जो नेशनल असेंबली की नशिस्त है उसको सूबाई के ज़रिए चेंज किया जाना है, वो ही नहीं रही है। तो रिज़ल्ट का ठीक होने का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई ऐसी तब्दीलियां आई हैं। और अगर ऐसी तब्दीली आती तो उसके लिए कि नेशनल असेंबली के हल्कों की तादाद बढ़नी है या कुछ होना है तो उसके लिए असेंबली का होना ज़रूरी था। असेंबली से जो तरमीम है वो की जाती। तो ये एक बात है जिसको लोग मिक्स कर रहे हैं। जब हम आइन का आर्टिकल 244 पढ़ते तो वो ये कहता है कि अगर असेंबली जो है वो वक्त से पहले डिज़ोल्व हो जाए तो 90 दिन में इलेक्शन कराने। तो अब ये 2 आर्टिकल हमारे पास बड़े मजबूत हैं। एक 51 का 5
और एक 244 जो हमें ये बता रहा है कि ना तो डिलिमिटेशन होने और ना ही ये, और एक जो हमें ये बता रहा है कि इलेक्शन 90 दिन में होने। तो इसे किसी एक्ट के जरिए आइन को चेंज नहीं किया जा सकता। तो पीपल्स पार्टी ने तो ये फरमा दीजिएगा कि फिर जो रजामंदी, लेकिन रजामंदी फिर किस चीज पर थी? नहीं, लेकिन रजामंदी फिर किस बात पर थी? अगर कोई सूबाई लेवल पर कोई चेंजेस नहीं हो रहे थे। जी, जितना सेंसस का रिजल्ट है उसकी जो डिजिट है वो तसल्ली बख्श है, और क्योंकि रिजल्ट ही पूरा नहीं था तो फिर उस पर क्या बात की जा सकती थी। आइन वाज़े मौजूद है, तो ब्लॉक्स का रिजल्ट नहीं आया था सीसीआई के वक्त, जितना रिजल्ट आया था वो तसल्ली बख्श था। मतलब सबसे ज़्यादा पीपल्स पार्टी को एतराज़ था कि हेड काउंट स्पेशली कराची के अंदर सही नहीं हुआ। बाकी तो सारी जमातें मान गई थी, हुकूमत के साथ बैठी हुई थी, पुरानी हुकूमत के साथ पीटीआई के पिछले साल 17 नवंबर को मान गई थी। लेकिन शैला साहिबा, रजामंदी और तसल्ली बख्श होना दो डिफरेंट चीजें है ना। तो फिर रजामंदी किस पर जाहिर हुई थी? जिसपे रजामंदी इस बात की है कि जी ये रजामंदी ये है कि ये डिजिट तसल्ली बख्शे, और ब्लॉक्स का रिजल्ट अगर आ जाए और वो इतना ज़बरदस्त हो कि भाई तब्दीली हो गई तो फिर तो हम आप खामोश हो सकते हैं। लेकिन उसमें भी ये समझना चाहिए कि जब तक असेंबली से आप असेंबली तब्दीली नहीं करे उस वक्त तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो रजामंदी का लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर रहा है वो शायद अपनी रजामंदी कहीं दिखा रहा है। पीपल्स पार्टी ने जितना उसको रिजल्ट में पॉपुलेशन दिखाई गई थी उस पर तसल्ली का इजहार किया था, रजामंदी का इजहार किया था कि ये ठीक है, वो इतनी है ही नहीं कि उससे कोई नेशनल सतह पे ये जो शहला रजा साहब है, क्योंकि आपके नाम से शहला रजा, फिर रजामंदी, और फिर रजा किसकी रजा पे ये हुआ और फिर किसकी रजा है कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वो हो रहा है जो हम देख रहे हैं कि हो रहा है। एक वाज़ेह तौर पर कुछ लोगों के नाम ECL पर डाल दिए गए, मुकेश चावला साहब को ऑफलोड कर दिया गया, कुछ केसेस जो पहले खामोश हो गए थे वो फिर जारी हो गए हैं। तो एक वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि कोई मामलात जरा मुश्किल होने जा रहे हैं, इस तरह के मामलात अच्छे नहीं रहे। क्या है असल मामला? क्या ये सिर्फ हल्का बंदियों की सिर्फ हद तक है या मामला कोई और है? देखें, कोई भी मामला हो, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी हर दौर में एहतिसाब से गुजरी है, चाहे नून लीग का हो, चाहे मुशर्रफ का दौर हो या PTI का दौर हो। और मैं नहीं समझती कि एहतिसाब होना गलत बात है, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि फिर इदारे कहें कि नैब आर्म ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। जैसे फरियाल साहिबा के वक्त में अगर आप उस केस को देखें तो उनके वालिद की कंपनी जो उनकी डेथ के बाद फरियाल साहिबा के नाम हुई, उसने दूसरी कंपनी से बैंक के ज़रिए 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन की, तो इस पे उनको गिरफ्तार कर लिया कि 1.5 करोड़ की ट्रांजैक्शन, जबकि 2 प्राइवेट कंपनीज में हो रही है, गवर्नमेंट के साथ नहीं हो रही है, और इससे ज़्यादा तो वो ज़रा टैक्स दे देती हैं। तो उस पे उन्हें ना सिर्फ रखा गया, नैब ने जेल रखा, अरेस्ट, फिर उनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया, तबीयत ख़राब है, फिर हॉस्पिटल से घसीट के चांद रात को उन्हें पहुंचाया गया जेल। फिर इसी तरह खुर्शीद शाह के 13 आदमियों को कहा कि ये इनके फ्रंट मैन है, उनको गुजारा, उनको क्लियर किया, वो रिलीज़ हो गए, लेकिन खुर्शीद शाह रिलीज़ नहीं हो रहे थे। फिर इस तरह डॉक्टर आसिम के वक्त मुझे याद है कि डॉक्टर आसिम पे कहा गया कि भाई दहशतगर्दों का इलाज हॉस्पिटल से हुआ है। फिर हमारे एक चैनल की टीम जो है उस दहशतगर्द तक पहुंच गई कि इसका इलाज हुआ है। दहशतगर्द को खुला छोड़ा रखा और डॉक्टर आसिम को, कि जबकि वो खुद इलाज भी नहीं करते, हॉस्पिटल में होते भी नहीं, कौन पेशेंट आया, कितनी OPD हुई, इससे उन्हें मतलब नहीं है ना। तो लेकिन ये सब हुआ, तो बाकी एहतिसाब से हम नहीं घबराते। यहाँ तक हुआ कि जरदारी साहब के मुकदमे जो हैं वो सिंध में नहीं चलने दिए कि सिंध में इनकी हुकूमत है, जबकि सिंध में जितने भी जस्टिसेस गुजरे, कभी वो नस्ला टावर तोड़ रहे थे, कभी वो कुछ कर रहे थे, कभी वो कुछ कर रहे थे। तो हम एहतिसाब से नहीं घबराते, जो भी करें उसमें कोशिश करें अवाम का नुकसान ना हो। हम हाजिर, हम में से कोई कहीं नहीं जा रहा। नैब ने मुझे 33 सवाल भेजे कि NICVD की गवर्निंग बॉडी की आप वन ऑफ द मेंबर थी, तो ये मिनट्स हैं, इसकी वजह से फलाना शख्स जो है वो अपॉइंट हुआ और उसको 80 to 100 मिलियन सैलरी दी गई।
तो उस मिनट्स में तो ये जिक्र ही नहीं था कि ये शख्स को अपॉइंट करेंगे, उसमें तो मिनट्स में ये था कि NICVD स्टाफ अपॉइंट करेगी और थ्रू द NGO उनको तनख्वाह दी जाएगी। तो ऐसे ऐसे लतीफ़े हमारे साथ हुए। FIA ने इसलिए बुलाया मुझे कि किसी नामालूम शख्स ने, था मेरी पार्टी का ही लेकिन मेरे पास सेफ नहीं था, उसने चीफ जस्टिस के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए, तो आपको भी भेजिए, तो आप हमें अपना मोबाइल दे सकती हैं फ्रेंजिक के लिए कि आपने वो वीडियो किस किस से शेयर की है। तो ये मजाक नहीं होना चाहिए। और बाकी अगर मेरी मिनिस्ट्री से रिलेटेड कोई रिपोर्ट है, बिल्कुल एहतसाब करें, मैं तैयार हूँ। 5 साल मैंने सर्व किया है, अगर कोई भी मसला है, मुझे मसला नहीं है। और अगर किसी ने लेकिन आगाज राज दुरानी साहब का मामला, मैंने तो उसे डिफेंड नहीं करना। ठीक है, ठीक है, सही है, ठीक है, आपने तक बात, ठीक है। जरा अभी फरमा दीजिएगा कि मैंने कहा आगाज राज दुरानी साहब का तो केस इन केसेस में से किसी से भी नहीं मिलता जुलता ना, वो तो बिल्कुल ही एक अलग केस है और उसके तो शवाहिद भी मौजूद हैं। और अब आप देख लें कि इसमें वो आज तक मुल्क की तारीख का पहला स्पीकर है जो अरेस्ट है अभी तक, और जिस तरीके से उसे अरेस्ट किया गया, वो तो वापस कराची का ही टिकट लिए हुआ था, लेकिन उसको किस तरह से अरेस्ट करके लाया गया, कैसे उनके घर में मेल सर्वेंट्स को निकाल के 7 घंटे नैब ने बेहूदगी की। और सिर्फ यही नहीं, मिफ्ता इस्माइल के यहाँ भी हमने देखा, जिसके साथ भी गलत हो हमें बात करनी चाहिए कि उनकी गैर मौजूदगी में सब। तो ये ना हो, एहतसाब से हम नहीं डरते। ठीक है, एहतसाब से आप नहीं डरते, लेकिन आपको क्या लगता राना मकबूल साहब ने भी ज्वाइन किया। शैला साहब, अगर मैं राना मकबूल साहब को पहले इंक्लूड कर लूं। राना मकबूल साहब, लगता तो ये है कि सबको इलेक्शन 90 दिन में चाहिए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इज ओके, अगर फरवरी में होते हैं ठीक है, 90 दिन एक्सीड होते हैं ठीक है। जरा इस पे अपनी आप पोजीशन अगर वाजे कर दें। देखिए जी, मुस्लिम लीग जो है वो कोई ऐसी उसकी पॉलिसी नहीं है कि लिमिटलेसली इसको पोस्टपोन कर लिया जाए, बल्कि सारे मुस्लिम लीग की लीडरशिप जो है दे आर ऑल्सो वेरी एंक्शियस के इलेक्शन जल्दी होने चाहिए। जो इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी अब वो सेंसस हुआ है और सेंसस के ऊपर कोई डिमार्केशन होनी है, और लकीली ये तो हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूंसीज में की तादाद नहीं बढ़ी मेंबर्स की, वरना तो आईनी जो है अमेंडमेंट का रफड़ पड़ जाता। तो ये इंशाल्लाह जो कैलकुलेट किया गया है, इट विल बी ऑल ओवर बाय नवंबर और दिसंबर। तो कुछ कहते हैं कि हो सकता है कि 2-3 हफ्ते ज़्यादा लग जाए, लेकिन ये हो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से पहले इलेक्शन होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि 12 मार्च को तो इलेक्शन है सेनेट के, तो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज तो प्रोविंशियल असम्बलीज होती हैं, प्रोविंशियल असम्बलीज के इलेक्शन कंप्लीट होंगे तो फिर ही सेनेट के इलेक्शन होंगे ना। तो ये एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशन कंपल्शन भी है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा आप यानी कि इश्काल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। वी आर अप्रोचिंग क्लोज टू इलेक्शन, और इलेक्शन होने हैं बाहर सूरत, ये सभी का भला है, इसमें सारे मुल्क का भला है, चाहे कोई जीते चाहे कोई हारे, इलेक्शन फेयर हो तो इसका फ़ायदा है। तो आज हारता है कल जीत भी जाएगा, लेकिन कोई गाड़ी तो चले ना, स्मूथ सेलिंग तो हो ना। ये ऑब्स्ट्रक्शन जो है बड़ी डेंजरस हो सकती है अगर ये प्रोलॉन्ग हो मुल्क के लिए और मुल्क की इंटेग्रिटी के लिए। ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है मुस्लिम लीग को। ये ज़्यादा रूमरिंग मॉन्गरिंग ज़रूर है, लेकिन है नहीं ऐसा। मुस्लिम लीग के जो इनसाइडर्स हैं वो नहीं चाहते हैं कि इलेक्शन को पोस्टपोन किया जाए, चाहे उनके लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि जो ये स्पायरल आया है, प्राइस स्पायरल एंड ये अनब्राइटेड इन्फ्लेशन जो है, और इससे बहुत ज़्यादा उनकी पॉलिटिकल साख को नुकसान तो पहुंचा है। अब दे विल हैव टू एक्सप्लेन टू द पीपल कि ये कैसे हुआ, इसकी क्या रीजंस थी। अलबत्ता उनके शायद फेवर में एक ज़रूर चीज़ जाती है मुस्लिम लीग के, कि उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है पिछला, उन्होंने बड़ा काम किया है और काफ़ी उनकी अचीवमेंट्स हैं। चाहे भुट्टो शहीद के बाद जब उन्होंने शुरू किया था, वो 17 माह भारी ना हो जाए उनको उस परफॉर्मेंस पे, वो 17 माह की परफॉर्मेंस ना आड़े आ जाए, ऐसा ना हो कि वो थोड़ा शुड टेक प्रेसिडेंस ओवर योर होल कारकर्दगी आपकी रही है सालों में बड़ी। मैंने तो देखे कोई एक गॉड गिवन राइट नहीं है किसी का कि वो इलेक्शन जीते, अपनी मेहनत पे जीतने हैं ना। अगर कोई पिटफॉल्स आए हैं और उसको काबू नहीं किया जा सका तो कोई बात नहीं। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई प्रॉब्लम भी होता है
तो हो जाता है पॉलिटिकल बैटल में। इसमें ना घबराने की जरूरत, ना परेशान होने की ओके, जरूरत। नाउ आई एम गोइंग टू बी वेरी डायरेक्ट सर। मेरे पास 2-3 सवाल है, मकबूल साहब जरा शॉर्ट। मैं समझ गया आपका पॉइंट, जरा शॉर्ट आंसर चाहिए सर, वक्त की कमी भी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि पूरा ग्राउंड भी कवर हो जाए। ये फरमा दीजिएगा कि नादरा के चेयरमैन को हटाया गया, कहा जाता है कि नून लीग ने प्रेशर डाला गया, नून लीग नहीं काम करने दे रही थी उनको, तारिक मलिक साहब ने इस्तीफा दिया, वजीर आजम शहबाज शरीफ जो उस वक्त थे उनको दिया, उसके बाद आप लोगों ने किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं किया। अब हम ये देख रहे हैं कि मंजूरी दे दी गई है, कोई सर्विंग जनरल भी आ सकते हैं, कोई और भी आ सकता है। ये एक बड़ा मेरिट वाइज इसको चूज करना पड़ता है इस ओहदे पर, जिसको भी आप फाइज करेंगे उसको एक इनोवेटिव तरीका आना चाहिए, चीजों का हाईटेक होना चाहिए। आप समझते हैं कि ये फॉल्ट आपकी है, आप पीपल्स पार्टी की है कि आप लोग नहीं कोई नाम पे इत्तेफाक कर सके, या आप समझते हैं कि ये ऐसा कोई मसला नहीं था और ये मंजूरी भी ठीक है कि अगर ऐसे सर्विंग जनरल आ जाए तो बेहतर परफॉर्म करेंगे? नहीं, मंजूरी ठीक कैसे है? बेसिकली तो इसका एक प्रोसेस होता है, सर्च कमेटीज बनती हैं, उसमें लोग जो है पीपल ऑफ लर्निंग और रियल क्रिएटिविटी वो होते हैं, वो बैठते हैं, एडवर्टाइज करते हैं पोस्ट को, एप्लीकेशंस लेते हैं, उनके रिकॉर्ड को स्टडी करते हैं, उनको इंटरव्यू करते हैं और फिर जाके एक नतीजे पे पहुंचते हैं कि ये बंदा सूटेबल है। इसलिए मैं समझता हूँ वही प्रोसेस होना चाहिए। ये यकदम जो है ना किसी तरफ से आना मुनासिब नहीं है। ये बड़ी अहम पोजीशन भी है, टेक्निकल पोजीशन भी है, इसलिए हर बंदा हर चीज़ का मास्टर नहीं हो सकता। जिनको इस चीज़ का पता नहीं है उनको तो इसके चीज़ के करीब भी नहीं आना चाहिए, अपने लिए मुश्किलात नहीं पैदा करनी चाहिए, और अवाम उन्नास के साथ भी मुश्किलात होंगी। ये तो हर इंडिविजुअल जो है इस सारे प्रोसेस से कनेक्टेड है। तो वी हैव टू सेलेक्ट ए मैन हु इज़ एब्सोल्युटली सूटेबल और जो डिलीवर कर सके। तो मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, प्रोसेस होना चाहिए, जो मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ। ठीक है, आप शैला साहब आपका क्या मौकफ है इस पर? किसका कसूर है कि ये हालात आ गए हैं तारिक मलिक साहब को? जी, मैं एक बार शैला साहब इसका जवाब लूँ फिर आती हूँ सर आपके पास। जी शैला रजा साहब, आपका मौकफ? ताहिर मलिक साहब को जिस तरह हटाया गया, मुझे पर्सनली उसका बड़ा अफसोस है, और अब जो भी सामने हालात हैं सबको भुगतने होंगे, क्योंकि बहुत सारी बात हमारी लोगों को देर से समझ आती है। कितने देर से शैला रजा साहब, कितने साल लगेंगे समझ आने में आगे मजीद? नहीं, आप देख लें, जब हम 18वीं तरमीम कर रहे थे, मैं कुछ ऐड कर लूं। हम जब 18वीं तरमीम कर रहे थे, हमने कहा था 62-63 खत्म कर दो, हम चाहते थे नैब खत्म हो जाए, नहीं समझ आता था। हम कहते थे COD पे अमल बहुत ज़्यादा होना चाहिए, नहीं समझ आता था, जजेस को उनके राइट्स दिए गए, हम बहुत कुछ चाहते थे, अब सब भुगत रहे। इमरान खान जो है PTI के चेयरमैन, जिन अमेंडमेंट की वजह से आज अपने लिए रिलीफ मांग रहे हैं, वो मुखालफत करते थे उसकी, नैब तरमीम की, आज उनकी वजह से अपने लिए रिलीफ मांग रहे। सर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है केस, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। अच्छा सर, ये फरमा दीजिएगा मकबूल साहब, ये कि ये जो मामला नजर आ रहा है वाज़े तौर पर, ये बिजली का है कि बिजली जनरल्स के पास भी बिजली नहीं है, फौजी भी आपका एक यूनिट नहीं लेते, आपके जजेस के बारे में भी गलत बयानी हो रही है कि उनके पास भी नहीं जाती बिजली, तो ये मुफ्त बिजली जाती किसके पास है? और ये बिजली अगर सिर्फ चोरी हो रही है तो आज तक इस पर कोई क्यों नहीं आप लोग कदगन लगा सके? क्या मसला है दरपेश? और अब ये हम इंटरिम सेटअप से हुकूमत से एक्सपेक्ट करें कि वो बिजली हमें जहां चोरी हो रही है वो हमें दे दें? ये सिर्फ इतना हद तक मसला है कि बाकी सब बिजली जो है सब्सिडी सबके लिए है, बस आवाम के लिए नहीं, लेकिन आज बता दिया उनके लिए भी नहीं है, तो एक्चुअली में बिजली नहीं है इस मुल्क में। नहीं, आपकी बात ये दुरुस्त है कि बिजली जो है ये बहुत से लोग जो हैं वो ले रहे हैं। मतलब आप जज साहबान की बात की है, किसको नहीं पता कि 2000 यूनिट जो है वो ज़िंदगी के रिटायरमेंट के बाद भी चलता रहेगा, किसी को नहीं, ये कोई डगी छुपी का बात है। और जो ऑफिसर्स हैं, जो सीनियर लोग हैं या MP1 के लोग हैं या उससे ऊपर हैं, वो बल्कि ग्रेड 18 से जो बिजली का कंसेशन शुरू हो जाता है। और यूटिलिटी बिल्स जो है, कुछ जॉब्स ऐसे हैं, बल्कि बहुत से जॉब्स ऐसे हैं जो फ्री होती हैं यूटिलिटी बिल्स जो हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत है कि बिजली जो है वो नहीं दी जा रही, बहुत सारे लोगों को दी जा रही है। वैबडा के लाखों लोग हैं जो उनको बिजली दी जा रही है, जज साहबान को दी जा रही है, ऑल सीनियर ऑफिसर्स जो है सबको यूटिलिटी बिल जो फ्री है। इसलिए ये एक पता नहीं किसने क्या कहा है, आपने कैसे
सुन लिया और मान लिया कि ये बात दुरुस्त है। ये बात सर, ये काकड़ साहब ने कहा है। सर, मैं तो काकड़ साहब की बात कोट करी हूँ, मैं तो ना मानूं सर, मैं तो किसी चीज को ना मानूं, लेकिन वो कह रहे हैं। अच्छा, आप अगर उस मीटिंग में होंगी तो पूछ लेती हैं, अगर आप वहाँ बैठी हुई थी। बहुत सारे लोग मैंने टीवी पे देखे। सर, मैं नहीं थी सर, मैं उन खुशनसीब लोगों में कहा हूँ कि हमें बुलाया जाए सर। सर, तर्जुमानी करने के लिए और लोग मौजूद हैं। बात नहीं है। नहीं, सच का रिवॉर्ड भी होता है, यही रिवॉर्ड होता है सच का। हाँ, सच्ची बात है, कोई इसमें परेशानी। चले सर, रिवॉर्ड और अवार्ड दोनों हमें नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये बता दें कि सर ये रिवॉर्ड अवाम को कब मिलेगा? तो इलेक्शन का रिवॉर्ड आज इलेक्शन कमीशन को भी सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आज फैसला दे दिया कि 90 दिन में होंगे। काकड़ साहब जो हमारे वजीर आजम निगरान, उन्होंने भी कह दिया हम उनके फैसले का एहतराम करते हैं। ये एहतराम का मतलब अमल दरामद भी होता है या सिर्फ एहतरामन बस एहतराम ही करते हैं कि खामोश रहेंगे लेकिन सुनेंगे नहीं? देखो जी, सुप्रीम कोर्ट का कहना अपनी जगह पे, ये पहले फैसला हो चुका है। बाय ऑल मीन्स जनवरी तक जो है या फरवरी के फर्स्ट वीक तक इलेक्शन होंगे, ये तय हो चुका है। ये सारी हराकी इसमें कोई यानी कि सेकंड ओपिनियन नहीं है कि इसको डिले किया जाएगा। बिल्कुल डिले नहीं होंगे, ये तयशुदा बात। कौन डिले करेगा? नहीं सर, जब आप ये कहते हैं कि डिले नहीं किया जाएगा तो ये फरवरी से डिले है, सेनेट इंतखाबात से पहले या ये फिर 90 दिन का कोई कॉन्टेक्स्ट है? क्योंकि 90 दिन गुजरने के बाद ना आपके हाथ में है, ना सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है, ना आइन को इंश्योर कराने वाले पार्लियामान मौजूद है। सेनेट में इंतखाबात मार्च में होने। मैं सर ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कम से कम क्या है, और 90 दिन को एक्सीड करना क्या पॉसिबल है? क्या ये सही होगा, दुरुस्त होगा? हम लोग को आइन को पढ़ते भी नहीं है। हमने सुन लिया 90 दिन का और 90 दिन के ऊपर सारा कुछ चला दिया। सारे ऑनरेबल लोग जो है, पढ़े लिखे लोग भी यही कह जा रहे हैं। आर्टिकल जो 254 भी तो पढ़ लो ना, उसके साथ जो है दो चीज़ें अनअवॉइडेबल हो, जैसे ये सेंसस का हुआ है। लेकिन सेंसस में एक चीज़ तो रखी गई है ना, जिसमें ताज आदिर साहब और ये आज़म नज़ीर तारड़ सारी की जो कमेटी बनी थी, तो इलेक्शन कमीशन की कमेटी ने ये लॉ में डाला है कि ये जो सेंसस अगर हुआ हो तो उसमें नई कॉन्स्टिट्यूंसी या नए मेंबर तो नहीं बनेंगे, लेकिन ये ज़रूर कर दिया है कि पहले डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी की वो क्लोज हो जाती थी। अब ये भी कर दिया गया है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, गालबन 9,60,000 या कितनी, मैं क्लियर कर दूँ इस बात को, तो वो फिर उसके लिए कोई थोड़ा अगर बॉर्डर के बाहर भी चले जाए दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी दूसरे ज़िले में तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूंसी को जल्दी से नोटिफाई करके और इसको स्ट्रीमलाइन करके इलेक्शन कराए जाए, ये तयशुदा है। इससे टाइम बच जाएगा। अलबत्ता वो होता है उसमें टाइम। वाइल हम अंदर इंटरनल स्ट्रगल में है, एक पॉलिटिकल क्राइसिस नजर आता है, वाज़े तौर पर एक प्राइस का क्राइसिस है, एक महंगाई का क्राइसिस है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हमें एक्सटर्नल थ्रेट्स भी बहुत ज़्यादा लाहक हैं। एक सिक्योरिटी सिचुएशन है जो संभलने में नहीं आ रही। आज फिर नौजवान शहीद हुए हैं। हमारे बन्नू के इलाके में खुदकुश हमलावर ने अपने आप को उड़ा दिया और एक सूबेदार समेत 9 अफराद वहाँ पे फौज के जो है हमारे जवान, उन्होंने शहादत नोश की है। अब इसके साथ क्योंकि अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, साथ साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो चेयरमैन नादरा की पोजीशन है ये कोई छोटी पोजीशन नहीं है। और याद रहे कि जो साबिका चेयरमैन नादरा थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, उनके हवाले से भी कुछ लीकेज के प्रॉब्लम्स थे और इस तरह की लीक होना, चीज़ें या इधर से उधर जाना, ये भी उनका ज़ाहिर है दायरा कार नहीं था। एक गलती हो चुकी है, क्या इसको सुधारने के लिए सिर्फ एक हाजिर सर्विस जनरली ज़रूरी है? शायद इस मुल्क में अगर कोई प्रेशर नहीं लेता तो शायद वही नहीं लेते, तो क्या हम उनको वेलकम कर लें? ये हम आप पर छोड़ते हैं। आपने प्रोग्राम देखा, शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल।